बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का लेक्चर नंबर 1, इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहे होंगे, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, वो बेटे आपको साथ साथ मार्क करवाता जाऊंगा। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर ले। बहुत से बच्चे बार बार यही कहते हैं कि सर जी बुक से ना हमें इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करवा दिया करें ताकि हम उन्हीं लाइंस को अच्छे से याद कर लें, तैयार कर लें। तो आपके कहने पे ही टॉपिक आपको बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो जल्दी से बेटे अपनी बुक ओपन कर ले। तो चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो सबसे पहले पेज नंबर 89 पे आप देखें, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन मिलेगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखो बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो यहीं से डेफिनेशन बन गई, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर से सुने, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो डेफिनेशन बन गई, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको ये मुश्किल वर्डिंग लगती है तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो शाख है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जिसमें हम चार्जेस की बेटे स्टडी करते हैं। और चार्जेस की हालत कौन सी होती है बेटे? एट रेस्ट। चार्जेस मूव नहीं कर रहे, जो चार्जेस रेस्ट पे होंगे उनको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर है डेफिनेशन? चलें, बाकी ये आपने यहाँ पे कुछ नहीं तैयार करना, ये बताया जा रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ सीखना है। लें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 15.1। यहाँ से भी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफ़ाइन करेंगे। आपने इस तरतीब से सारा छापा नहीं लगा देना, बल्कि जिस तरतीब से मैं बताऊंगा कि भाई इसके अंदर आपने पहले क्या चीज़ लिखनी है, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ लिखनी है, उस तरतीब से लिखेंगे तो आपकी शीट पे खूबसूरती भी आएगी और प्रॉपर तरीके से आपका टॉपिक भी लिखा जाएगा, तो आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। लें जी, इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले यहाँ पे बेटे डेफिनेशन आपको मिलेगी, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन करेंगे कि द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज़ ड्यू टू अ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कह रहा है कि भाई वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या पार्टिकल्स के दरमियान, कोई भी बॉडीज़ हो सकते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन और रिपल्जन का फिनोमिना होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अलावा आप अपनी वर्डिंग भी बना सकते हो। आप यूँ भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर इज टर्म्ड एज चार्ज। ये भी सिंपल डेफिनेशन है, लिखना चाहें तो लिख लें कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर इज टर्म्ड एज चार्ज। चार्ज कहें या इलेक्ट्रिक चार्ज कहें, बात एक ही है। तो ये दो डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन अगर आप बुक से ये वाली मार्क करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये पेज नंबर 90 पे भी आपको चार्ज की डेफिनेशन दी गई है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। मटीरियल कहो, पार्टिकल कहो, ऑब्जेक्ट कहो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चार्ज क्या है, एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, दैट कॉजेज देम टू आइदर अट्रैक्ट और रिपेल। तो वर्डिंग थोड़ी बहुत इधर उधर घुमाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो तीन तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बता दी। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब आ जाएं इधर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफ़ाइन करेंगे। डेफिनेशन के बाद आप ये वाली एग्जांपल मेंशन करेंगे कि किस तरह से एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक एग्जांपल दें। बुक ने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स दी हैं, आप सिर्फ ये पहली एग्जांपल मेंशन कर दें, बहुत है। बात समझ रहे हैं ना? अगर चीज़ें सुनेंगे नहीं, मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने चलना है बेटे। अब आप एक छोटी सी सिर्फ ये एग्जांपल मेंशन कर दें जिसमें या तो अट्रैक्शन या रिपल्जन आपको मिल जाए, बस बात ख़त्म हो जाएगी डेफिनेशन के बाद। तो पहले नंबर पे डेफिनेशन क्लियर करेंगे, दूसरे नंबर पे आप यहाँ से इसकी एग्जांपल देंगे, कोई सी एक एग्जांपल मेंशन करेंगे। कहता है व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब या रॉड इज़ रब्ड थ्रू ड्राई हेयर एंड इज़ ब्रॉट नियर अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट्स देम। कहते हैं आप एक कंघी लें इस तरह से, या इसकी जगह आप कोई रॉड भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस कंघी को अपने खुश्क बालों के अंदर बार बार ऐसे फेरें, ठीक है, जैसे आप कंघा करते हो बालों में, उस तरह से वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप ऐसे अपने बालों के साथ ना इस कंघे को रब करें।
फिर उसके बाद यहाँ पे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कट करके रख दें। तो आप अपने बालों के अंदर कंघा करने के बाद उस कंघे को इन कागज़ के टुकड़ों के पीसेस के करीब लेके आएँ। जैसे करीब लेके आएंगे तो आप देखेंगे ये टुकड़े उड़ उड़ के इसके कंघे के करीब चिपक जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या शो हो रही है, अट्रैक्शन, कि इस कंघे ने इन कागज़ के टुकड़ों को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो देखें एक बॉडी दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई बेटे, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक पॉइंट ज़रा नोट करें यहाँ पे, भाई एक बॉडी यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो इसके दरमियान क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये टुकड़े फ़ौरन से अट्रैक्ट हो गए। तो आप कहेंगे चार्जेस के फील्ड की वजह से ये अट्रैक्शन होती है। याद रखिएगा बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ चार्ज होगा ना वहाँ उसके अराउंड फील्ड ज़रूर होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने बालों के अंदर कंघा फेरेंगे तो इसके ऊपर बेटे क्या आ जाएंगे, कंघे के ऊपर चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कह लें। ठीक है, तो जैसे ही चार्जेस आएंगे तो उनके अराउंड क्या होगा, उनका फील्ड होगा। फील्ड कहते हैं इफ़ेक्ट को, असर को। हर एक चीज़ का उसके अराउंड इफ़ेक्ट होता है ना, एक असर होता है। वो उसी इफ़ेक्ट की वजह से दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो फिर यहाँ पे भी जो कंघे के ऊपर चार्जेस होंगे उनके अराउंड क्या होगा, फील्ड होगा, फील्ड। उस फील्ड की वजह से ये देखो, ये फील्ड क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ आई। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो मैंने डिटेल के अंदर आपको ये चीज़ समझा दी। तो डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल एक मेंशन कर लें, बाकी अगर इसमें से आप कोई सी एक और एग्जांपल मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ तरीका एक ही है। तो लिहाजा बस एक एग्जांपल बहुत है। क्लियर। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आप मेंशन करेंगे वो होगी बेटे इसकी टाइप्स, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है ना वो 2 टाइप्स हैं, ये वाली बात लिखेंगे। ठीक है, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा MCQ है, इस बात को लिखने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग में या शॉर्ट में, बस ये है कि MCQ आपका कवर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स विद स्मॉलर मैस हैव लेस इनर्शिया देन दोज विद लार्जर मैस। यानी कि जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिस चीज़ का मैस कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो ये बात तो आपको वैसे हमने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ाई थी, बताई थी कि जो इनर्शिया है वो मैस पर डिपेंड करता है, जिस चीज़ का मैस ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। अब चलते हैं जी आगे। तो टाइप्स कितनी है बेटे, 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का बेटे यूनिट है कूलम। इसको मार्क कर लें, ये बात MCQ में आपसे पूछी जा सकती है। तो चार्ज का जो S से यूनिट होगा वो होगा कूलम। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, C होता है। और चार्ज को हम Q से शो करते हैं। अगर इसका फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, I करंट होता है, I इज इक्वल टू Q/T होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको रेट बोलते हैं ना, 1/T को रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड करंट, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप Q निकाल सकते हो। तो Q स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, आपकी मर्ज़ी है। तो Q अपनी जगह पे T I के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I × T ये चार्ज का फार्मूला बन जाएगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसी चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। क्लियर होगी ये बात। चलें जी, अब कूलम किसके इक्वल हो सकता है, एम्पेयर × सेकंड के भी बराबर हो सकता है। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो कूलम जो है वो एम्पेयर × सेकंड के भी बराबर हो सकता है। क्लियर होगी ये बात। चलें आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से ना बेटे कि एक बॉडी दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करता है और किस तरह से रिपेल करता है, उसके लिए बुक ने यहाँ पे फिर से एग्जांपल्स मेंशन की हैं। हमने तो वैसे स्टार्ट में एग्जांपल छोटी सी देख ली है, लेकिन अब अगर कोई एक्सप्लेनेशन देनी हो तो आप ये वाली डायग्राम बना के ना हर एक के साथ थोड़ी थोड़ी आप वर्डिंग ज़रूर लिखेंगे तो आपका लॉन्ग सेट हो जाएगा। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में तो सिंपल आपको डिफ़ाइन करना है, लेकिन लॉन्ग आ गया तो फिर आपको ये 3 डायग्राम्स बनानी होगी। हर एक डायग्राम के साथ उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी होगी। तो 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करते हैं, आसान है काम, मुश्किल नहीं है। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस बिटवीन द ग्लास एंड प्लास्टिक रॉड्स आफ्टर बीइंग अ चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की मदद से हम देखेंगे कि बॉडी एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। कौन सा मेथड बेटे, फ्रिक्शन। ये एक मेथड है ना, इस मेथड के तहत हम देखने जा रहे हैं कि बॉडी किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो पहला केस कहता है इन द फर्स्ट सिनेरियो ए, ये जो ए वाली डायग्राम है इसको आप बनाएंगे और इसी के साथ ये वाली थ्योरी लिखेंगे जो मैं आपको 5-4 लाइनें बताने जा रहा हूँ। ये डायग्राम इकट्ठी नहीं बनानी पेपर में, अलग अलग ए बनाएं फिर उसके साथ उसकी थ्योरी लिखें, फिर बी डायग्राम बनाएं उसकी थ्योरी लिखेंगे,
इस तरह शीट पे अट्रैक्शन आएगी। बात समझ रहे हैं ना। चलें जी, कहते हैं इन द फर्स्ट सिनेरियो ए 2 ग्लास रॉड्स दैट हैव बीन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। कहते हैं 2 आप ना ग्लास के रॉड लें। देखें, एक ग्लास के रॉड को हमने यहाँ से थ्रेड के साथ अटैच कर रखा है और इसको किसी सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया है। तो ऐसे समझें कि एक ग्लास का रॉड ना यहाँ लटका हुआ है, क्लियर, और दूसरा ग्लास का रॉड आप यहाँ पे ले लें। अब वो कहता है कि इन दोनों रॉड्स को ना आप क्या करें, रब करें विद द सिल्क क्लॉथ, एक रेशम के कपड़े के साथ। सिल्क क्लॉथ कहते हैं रेशमी कपड़ा, उसके साथ आप क्या करें, इनको रब करें, ऐसे रगड़ दें। अच्छा, आर ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर, रगड़ने के बाद आप क्या करें, इन दोनों रॉड्स को एक दूसरे के करीब ले आएं, टच नहीं करना, बस करीब लेके आना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सिंस बोथ रॉड्स एक्वायर बाय अ पॉजिटिव चार्ज, जब भी आप सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास के रॉड को रब करेंगे तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा बेटे, पॉजिटिव आएगा। ये बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लें। ये पूछा जा सकता है कि जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ एक ग्लास रॉड को रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, तो आप पॉजिटिव की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बात समझ आई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला, ये निशानी याद रख लीजिएगा, क्लियर। आगे कहते हैं दे रिपेल ईच अदर ड्यू टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट लाइक चार्जेस रिपेल। अब वो कहता है ये दोनों रॉड्स पे आप देखें कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि हमने सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब किया हुआ है। तो लिहाजा अब ये सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जैसे ही इस रॉड को इसके करीब लेके जाएंगे तो एक दूसरे को ये दूर करेंगे, रिपेल करेंगे। बस यहाँ तक बेटे आपके पास ये फर्स्ट सिनेरियो था। तो डायग्राम के मुताबिक यहाँ तक इसकी थ्योरी लिखेंगे। और यहाँ से एक बात और आपको मिल गई एमसीक्यू के लिए कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, सेम चार्जेस क्या करते हैं बेटे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चलें जी, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं। इन द सेकंड सिनेरियो बी, अब ये जो बी वाली डायग्राम है इसके मुताबिक आपको बताएगा। कहता है 2 प्लास्टिक रॉड्स लाइकली रब्ड विद वूल और फर विद आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। अब वो क्या कहता है कि 2 आपके पास प्लास्टिक के रॉड्स हैं, ये भी प्लास्टिक का रॉड है, ये भी प्लास्टिक का रॉड है। इनको आप क्या करें, रब करें, किसके साथ बेटे, कहता है वूल, ऊनी कपड़ा जो होता है, ऊन के साथ, ऊनी कपड़े के साथ इनको रब करें, या फिर वो कहता है जो खाल होती है, ठीक है, उसके साथ इनको रब करें। रब करने के बाद नियर ईच अदर, एक दूसरे करीब लें, बोथ रॉड्स गेन आ नेगेटिव चार्ज। वो कहता है जब आप वूल के साथ या फर के साथ इन प्लास्टिक के रॉड्स को रब करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटे, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बात भी एमसीक्यू के लिए नोट कर लें कि जब भी हम प्लास्टिक के रॉड को वूल के साथ या फर के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक के रॉड के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्लियर। मैं बात पे जोर इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाएं और जब भी एमसीक्यू आए तो आप जल्दी से उसका आंसर दे सकें, क्लियर। लीडिंग टू रिपल्जन एज सिमिलर चार्जेस पुश अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस केस में भी देखो दोनों रॉड्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगी, रिपल्जन होगी। आगे कहता है लास्ट इन सिनेरियो सी। अब ये जो सी वाला सिनेरियो है इसको डिस्कस करेगा, ठीक है। अब आप एक प्लास्टिक का रॉड ले लें, एक ग्लास का रॉड ले लें। देखो ग्लास के रॉड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और प्लास्टिक के रॉड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो आप इन दोनों को आप एक दूसरे के करीब ले आएँ। जैसे इन दोनों को करीब लेके आओगे तो आपको पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब यही बात सिनेरियो 3 के अंदर बताई जा रही है कि आप पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड जिसको आपने रब किया था सिल्क के साथ इज ब्रॉट नियर अ नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड रब्ड विद द फर, और जिसको आपने फर के साथ रब किया था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो इनको क्या करें, करीब लेके। अनलाइक द प्रीवियस केसेस अट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट। तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर लिया कि अपोजिट चार्जेस हैं, तो लिहाजा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बस यहाँ तक ये आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब आपने सारी बात से क्या सीखा है, निचोड़ क्या निकला है, कंक्लूजन क्या आया है।
तो आपके पास सिर्फ एक ही बात आई है कि भाई लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बस ये वाली बात आपको मिली है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है बेटे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लो जी, यहाँ तक आपका ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब आप अगर 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 ये लॉन्ग में आए, वैसे तो लॉन्ग बनता नहीं है, शॉर्ट और एमसीक्यू ही आएगा यहाँ से, लेकिन अगर लॉन्ग आ जाए तो फिर आप पहले नंबर पे डेफिनेशन करेंगे, फिर एक छोटी सी ये वाली एग्जांपल देंगे, फिर उसके बाद बेटे आप ये टाइप्स लिखेंगे 2, उसके साथ बेटे यहाँ पे यूनिट मेंशन करेंगे, यूनिट के बाद आप ये वाली एक्सप्लेनेशन देंगे, सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, और उसके मुताबिक ये डायग्राम बनाएंगे तो आपका लॉन्ग पूरे का पूरा सेट हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात। बीच में जो एमसीक्यूज बन रहे थे वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए। अब चलते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, के चार्जेस की प्रॉपर्टीज़, ये भी शॉर्ट में आता है। ठीक है, कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको इसी 2-3 प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको यहाँ से देखें, मैटर। तो मैटर को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो। क्या डेफिनेशन होगी मैटर की, हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए और होगी बल्कि, क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो ना, मैटर को डिफ़ाइन करके आए हो। कि मैटर क्या है बेटे, कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई इन स्पेस, हर वो चीज़ जो मैस रखे और जगह को कवर करे उसे आप मैटर कहते हैं। ठीक है, आप खुद भी मैटर हैं। तो अब वो कहता है कि ये जो मैटर है इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ये एटम से मिलके बने होते हैं, या कह लें एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से याद यूद कुछ नहीं करना, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि भाई मैटर क्या है, एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा। तो एटम की कहानी सारे बच्चों को पता है कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर होगी ये बात। तो ये बात आपको पता है, वही बात यहाँ पे लिख दी गई है, तो यहाँ से याद कुछ नहीं करना। हाँ, मैटर को आप डिफाइन कर सकते हो, डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब आ जाते हैं जी, जो इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वो होगा राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ना कोई सी 2-3 प्रॉपर्टीज़ आप मेंशन करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी उसमें आप कहेंगे चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज जो है ना वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपकी बुक ने उसको इस तरह से लिखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप शॉर्टकट लिख लें, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद थर्ड आप प्रॉपर्टी मेंशन कर लें, 3 के लिए याद आपको लाजमी होनी चाहिए, अट्रैक्शन और रिपल्जन इज़ ड्यू टू द फील्ड ऑफ चार्ज। देखो, चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है ये किस वजह से होती है बेटे, चार्ज तो एक दूसरे को करीब आके ऐसे खींचते नहीं है ना, हाँ उनके बीच में जैसे ही करीब लेके आते हो तो बीच में गैप होता है, लेकिन वहाँ पे ना इन चार्जेस का क्या होता है, फील्ड होता है, फील्ड। उस फील्ड की वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। देखो सपोज़ करो ये आपके पास चार्ज है, अब अगर ये चार्ज है तो इसके बाहर फील्ड ज़रूर होगा, फील्ड का मतलब इसका इफ़ेक्ट, असर। अब ये दूसरा चार्ज है पॉजिटिव, इसके बाहर भी इसका क्या होगा, फील्ड होगा। अब देखो ये एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं हैं, तो फिर ये कैसे अट्रैक्ट करेंगे, तो हम कहेंगे भाई इन चार्जेस के बाहर ये जो फील्ड होता है ना, इफ़ेक्ट, असर, ये फील्ड जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन हुई है ये किस वजह से हुई है बताओ, ड्यू टू द फील्ड ऑफ चार्ज। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अट्रैक्शन और रिपल्जन इज़ ड्यू टू फील्ड ऑफ चार्ज। क्लियर होगी, 3 प्रॉपर्टीज़ होगी। चौथी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चार्ज इज़ एसोसिएटेड विद मैस। चार्ज जो होता है ना वो मैस के साथ हर वक्त जुड़ा होता है, बिना मैस के चार्ज ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा। जिस चीज़ का मैस ही नहीं है वहाँ से चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो मैंने आगे ये बात लिख दी है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विद आउट मैस। मैस के बग़ैर चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है ना कोई बच्चा या कोई टीचर आपको चक्कर दे, पूछ ले कि भाई एक बॉडी का मैस नहीं है तो उसका चार्ज आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, जिसका मैस होगा
उसी बॉडी का चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। जिसका मैस नहीं होगा, मैस के बगैर चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, मैस कैन एग्जिस्ट विद आउट चार्ज, चार्ज के बगैर मैस हो सकता है, वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन चार्ज कभी भी अकेला नहीं हो सकता। वो मैस का क्या है, मोहताज है। मैस होगा तो चार्ज होगा। क्लियर होगी ये बात। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 याद कर लें, कोई सी 2-3 लिख के आएंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर। अब सोच रहे होंगे कि सर जी ये जो आपने लाइंस मार्क कर रखी हैं ये भी याद करनी है। और भाई ये याद नहीं करनी, इसमें सिर्फ एटम के बारे में बताया जा रहा था, वो मैंने आपको बता दिया है। और एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, फिर उसके बाद बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। ये बात सिर्फ यहाँ पे लिखी हुई थी, आपको समझा दी गई है। उसके बाद ये जो सेकंड लाइन है ये बेसिकली चार्ज की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको नहीं बताई जा रही। क्लियर। अब अगला पॉइंट ज़रा गौर से सुनिएगा। अब ये जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है ना, इसके मेथड होते हैं। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चार्ज को ट्रांसफ़र करने के कौन से मेथड हैं, तो आप कहोगे 3 मेथड हैं। ये भी पूछ सकता है MCQs में कि कितने मेथड हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र करने के कितने मेथड हैं, तो आप कहेंगे 3। कितने हैं बेटे, 3। सही है। कौन कौन से, नंबर 1 रबिंग, नंबर 2 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसको आप कहते हैं कंडक्शन, लिख लें कंडक्शन, और तीसरा होता है इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 बाय रबिंग, नंबर 2 बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब 2 बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तब चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन। इसका दूसरा नाम होता है कंडक्शन। और तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये 3 मेथड आपने नोट कर लेने, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, MCQ में भी पूछ सकता है। देखें, इसीलिए कहता हूँ मेरी बातें गौर से सुनेंगे, तवज्जो पूरी आप इस वीडियो पे देंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, ये चाहेंगे कि भाई 5-10 मिनट में टॉपिक हो जाए और फटाफट हम जो है ना किसी का व्लॉग बैठ के देखें या ड्रामे देखें या मूवीज़ देखें, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर हम आपकी गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। जब आप टाइम लगाएंगे चीज़ों पे, सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, फिर इंशाल्लाह एक एक लाइन आपकी क्लियर होगी और आपको पता होगा कि यहाँ से MCQ कैसे बन सकता है, शॉर्ट कैसे आ सकता है। तो उस्ताद शानी वाले चैनल पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलती है, लेकिन शर्त ये होता है कि आप पूरी गौर से बातें सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करें, तब आपको मज़ा आएगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी 2-4 मिनट के लिए आएंगे, फिर आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं बात ही क्या कर रहा हूँ। जब आप पूरी बातें सुनेंगे फिर आपको पता चलता है कि उस्ताद शानी साहब जो है ना वो कड़ी से कड़ी मिला के बात करते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं। ले जी, टॉपिक आपका पहला ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 15.2 की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। 3 मेथड पढ़े हैं ना चार्ज को ट्रांसफ़र करने के, तो उसमें अब पहला एक मेथड बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लें जी, फिर देखते हैं कि एक बॉडी पे चार्ज किस तरह से आता है या ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए ना 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपकी बुक में शामिल की गई हैं, 15.1 और 15.2। आप एक कर लें, बहुत है, समझ आ जाए बस। और अगर आपके पास ये लॉन्ग आ जाता है, वैसे ये लॉन्ग बनता नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर आप दोनों एक्टिविटीज़ लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लिहाजा मेरा आपको मशवरा ये है कि बस आप एक समझ लें, बहुत है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, बाकी ये लॉन्ग मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसमें पहली एक्टिविटी है 15.1, तो डायग्राम ये वाली बनाएंगे, इसके मुताबिक यहाँ पे थ्योरी लिखी गई है, उसको समझ लेते हैं। कहता है व्हेन अ चार्ज प्लास्टिक रॉड इज ब्रॉड नियर अ सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, बोथ रॉड्स आर ड्रॉ टूवर्ड्स ईच अदर एज शो इन फिगर। कहता है यहाँ पे देखो हमारे पास ना 2 रॉड्स हैं, एक ये वाला रॉड है, दूसरा ये वाला रॉड है। इस रॉड को ना न्यूट्रल कह रहा है, एल्यूमिनियम का रॉड है। इसको एक थ्रेड की मदद से ना एक सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, अब ये लटका खड़ा है। अब दूसरा रॉड हम ये लेंगे। कहता है एट फर्स्ट ग्लांस, यानी कि पहली नज़र में, दिस अट्रैक्शन सजेस्ट दैट द रॉड्स हैव अपोजिट चार्जेस। पहले हमें यहाँ पे देखते ही ये लगता है कि भाई ये दोनों चार्जेस पे, दोनों रॉड्स पे चार्ज क्या है, अपोजिट, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, हमें ये लग रहा है पहली नज़र में। हाउ एवर दिस इज़ नॉट द केस, द चार्ज plastic rod causes a redistribution of the positive and negative charges with the neutral aluminum rod leading to the attraction। वो कहता है हमने तो ये वाला चार्ज न्यूट्रल लिया था, तो इस पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन ऐसा वो कहता है हकीकत में नहीं है।
बल्कि इस पे अभी आप देखें कि कोई चार्ज पहले नहीं था। जैसे ही आप इस चार्ज प्लास्टिक रॉड को इसके करीब लेके आए तो इस एल्यूमिनियम वाले रॉड के ऊपर ना चार्ज की क्या हो गई बेटे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये पहले क्या था, न्यूट्रल। ये क्या था, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि अगर ये एक एटम है ना, इस पे सपोज करें ये 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस पे 3 नेगेटिव भी होंगे। ये नहीं कह सकते कि एटम पे चार्ज ही नहीं होता, ओ भाई होता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाता है और इस वजह से हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल है। ये बात फिर से सुने, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि एटम पे चार्ज ही नहीं होता। भाई चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से हम कह रहे होते हैं कि भाई ये न्यूट्रल है। मतलब आप आम भाषा में कह रहे होते हो कि भाई चार्ज है ही नहीं, और नहीं है का मतलब ये होता है कि भाई इसका इफ़ेक्ट नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखें, पॉजिटिव भी 3 नेगेटिव भी 3, तो इफ़ेक्ट क्या हो गया, 0। नेट चार्ज क्या आ गया, 0। तो इसी को तो हम न्यूट्रल बॉडी कह रहे होते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम का रॉड है ये भी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब ये होगा कि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर होगी। बात समझ रहे हैं। चलें, अब जब इस वाले रॉड को, जो कि एक नेगेटिव या कह लें चार्ज प्लास्टिक रॉड है, इसके करीब लेके जाएंगे तो इसका एल्यूमिनियम वाले रॉड के ऊपर क्या होगी, चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो पॉजिटिव होंगे वो जल्दी से एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो नेगेटिव होंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे नेगेटिव है तो वो इसको रिपेल करेगा, तो नेगेटिव दूसरे एंड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह ये चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब वो आगे कहता है, डिस्पाइट दिस द टोटल चार्ज ऑन एन एल्यूमिनियम रॉड रिमेन्स 0। वो कहता है अभी भी इस एल्यूमिनियम वाले रॉड पे टोटल चार्ज कितना है बेटे, 0। ये बात एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, ये एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी टोटल चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी था ना। ये तो चार्ज पॉजिटिव इकट्ठे हो गए इस साइड पे, क्योंकि ये नेगेटिव इनको अट्रैक्ट कर लेगा, और इधर से नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो जो सारे इधर नेगेटिव मिक्स हुए पड़े थे वो सारे एक साइड पे चले गए। तो अभी भी इधर पॉजिटिव की तादाद और नेगेटिव की तादाद क्या है, बराबर, तो इधर नेट चार्ज क्या होगा, 0। क्लियर होगी ये बात। चलें आगे कहते हैं, दिस इंडिकेट्स दैट अट्रैक्शन अलोन इज़ नॉट अ रिलायबल मेथड टू डिटरमिन इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ चार्ज्ड। वो कहता है अब इस चीज़ को देखते हुए ना आप 100% ये गारंटी नहीं दे सकते कि अट्रैक्शन ही एक ऐसा फिनोमिना है जिससे आप 100% गारंटी दें कि भाई ये वाला बॉडी क्या था, चार्जशुदा था। ये आप नहीं दे सकते गारंटी। देखो ना, अगर इसकी गारंटी है आपके पास कि यह चार्जशुदा था, नहीं ना। अट्रैक्शन बेशक हो रही है, तो अट्रैक्शन को देख के आप कभी भी 100% ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये वाला बॉडी क्या था, चार्जशुदा। ये तो न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी देखो अट्रैक्शन हो रही है। तो यही बात वो आपको यहाँ पे समझा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। अब मैं आपको कहूँ कि एक बॉडी आपके सामने सपोज करो ये पड़ा है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार बताओ ये चार्जशुदा है कि नहीं है, तो अब क्या कहोगे कि यार मैं एक और बॉडी लेके आता हूँ, ये है चार्जशुदा, तो ये इसके करीब जाके देखता हूँ कि इसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, क्या करता है। अगर इसने अट्रैक्ट कर लिया तो आप क्या कहोगे कि ये बॉडी चार्जशुदा था। भाई न्यूट्रल भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी की भी तो हो रही है। तो इसीलिए वो कह रहा था कि भाई कभी भी अट्रैक्शन को देख के 100% गारंटी नहीं दे देनी कि अगला बॉडी चार्जशुदा होगा। अगला चार्जशुदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो आपने देखा कि ये तो न्यूट्रल था, फिर भी अट्रैक्ट हो रहा है। अब बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलें 2-3 दफ़ा बातें गौर से सुनोगे ना, फिर बात समझ आएगी। नहीं तो ये वर्डिंग इतनी आसान नहीं होती समझने के लिए, ये मुश्किल वर्डिंग होती है। ये हमारे जैसे बंदे का काम है कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाए। चलें जी, अब आगे देखें, द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोमिना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ से फिर इसका मतलब अट्रैक्शन शो हुई, तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। चलें अब ये मज़ीद आगे और आपको क्लियर करेगा। ले जी फिर आगे एक्टिविटी 15.2 देखते हैं। अब इसमें ना मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट डायग्राम से, थ्योरी आप यहाँ पे खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आसान वर्डिंग है, कोई मसला नहीं है। जब लॉन्ग आएगा तो थोड़ी बहुत बनू के लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, इसमें ना एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि इन दिस प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस में जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपेयर ऑन ईच स्फीयर, द फिनोमिना इज़ नोन एज चार्जिंग बाय द इंडक्शन। यानी कि यहाँ पे ये जो चार्जिंग की अलहदगी हुई है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक।
चलें अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ डायाग्राम से। तो जितनी थ्योरी ये वाली है ये आप इन डायाग्राम की मदद से लिखेंगे। तो जिसको डायाग्राम समझ आ गई वो थ्योरी खुद लिख सकता है। ये देखिए जी, पहले ए डायाग्राम में वो क्या कह रहा है कि हमने ना दो सफ़ेयर्स लेने हैं मेटल के, दो मेटल के हम सफ़ेयर्स लिए ए एंड बी। अब इनको करीब 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 हमने रख दिया, बस सिर्फ ये एक दूसरे से हल्का सा टच कर रहे हैं। आप चाहें तो हल्का सा मामूली सा गैप भी यहाँ पे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बल्कि गैप होना चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा। अच्छा, अब वो कहता है आगे बी डायग्राम में कि अब आप क्या करें, एक ना चार्ज शुदा रॉड लेके आएँ। ठीक है, एक चार्ज शुदा रॉड लेके आए, यानी कि इसको किसी चीज़ से रब करके तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये आपके पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव शो हो रहा है। तो ये आपके पास एक रॉड है जो कि चार्ज शुदा है। अब वो कहता है इसको ना इन मेटल सफ़ेयर्स के करीब लेके जाओ। जैसे ही करीब लेके आओगे तो क्या होगा भाई, ये तो ए एंड बी न्यूट्रल बॉडीज़ हैं, मतलब इन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की तादाद बराबर है। तो अब आपके पास क्या होगा कि जैसे इसको करीब लेके आओगे तो इन चार्जेस की क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी ये वाले थे। तो जैसे आप करीब लेके जाएंगे सारे मिक्स हुए पड़े थे, तो फटाफट ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी साइड पे अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को रिपेल करना शुरू कर देगा। तो जो नेगेटिव होंगे वो इस साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे और जो पॉजिटिव होगा वो दूसरी साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा। तो ये दूर दूर इकट्ठे हो गए इस साइड पे, और जो नेगेटिव होंगे ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो नेगेटिव सारे इस साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह से आपके पास इन पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब जब आप अगले केस में देखेंगे सी वाले में, तो उसने यही चीज़ दोबारा यहाँ पे शो की है कि भी इस सारे ए वाले सफ़ेयर पे नेगेटिव चार्ज हो गए इकट्ठे, और जो बी वाले सफ़ेयर पे आप देख रहे हैं वो सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। अब आपके पास एक ही तरीका बचता है कि इस वाले रॉड को आप पीछे कर लें, दूर हटा लें, या कह लें रिमूव कर दें। जैसे रिमूव करेंगे तो इस ए वाले सफ़ेयर पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा और जो बी वाला सफ़ेयर होगा उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अब देखें, एक बॉडी ए भी चार्ज हो गया, दूसरा बॉडी बी भी चार्ज हो गया। तो ए बॉडी पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, और जो बी बॉडी है उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कर लिया है। क्लियर होगी बात? तो एक बॉडी को कैसे चार्ज किया बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से, और वो आपने यहाँ पे देखा कि एक इलेक्ट्रिक या कह लें चार्ज रॉड लेके आएंगे, उसको बिल्कुल थोड़ा सा इसके करीब लेके जाएंगे, तो यहाँ पे चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे थे, तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड पे सारे नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, इस साइड पे सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इस तरह से आप इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव शो कर देंगे। वही डायग्राम उसने यहाँ पे मज़ीद क्लियर कर दी है कि इस पे सारे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। अब जब आपके चार्जेस अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, फिर आप इस वाले रॉड को दूर हटा लें, पीछे कर लें, तो आपके पास ये बॉडी ए ये बॉडी बी। तो बॉडी ए पे जो चार्ज आया वो नेगेटिव आ गया सारा। अब ये इस इधर पॉजिटिव अब कोई भी नहीं है। अब हम इसको बोलेंगे कि भाई ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और इधर नेगेटिव कोई भी नहीं है, सारे पॉजिटिव आ गए हैं। तो इसका मतलब अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी पे चार्ज आता है। अब जो कुछ यहाँ पे आपको बार बार समझाया है मैंने, यही थ्योरी यहाँ पे लिखी गई है। एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह सारे समझदार हैं। तो इसीलिए वो आखिरी लाइन में कह रहा था कि इन दिस प्रोसेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपेयर ऑन ईच अदर सफ़ेयर। तो इधर आप देख सकते हैं दोनों सफ़ेयर्स पे अपोजिट चार्ज अपेयर हो गया। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे बॉडी चार्ज हो जाएगी इंडक्शन के थ्रू। अब आपको अगर डेफिनेशन करनी है तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड द नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। वो आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, दिस फिनोमिना या प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। डेफिनेशन लिखेंगे, डायाग्राम ये वाली लाजमी बनाएंगे ए बी सी डी, और उसके बाद ये थ्योरी लिखेंगे, तो आपका लॉन्ग बन जाएगा। वैसे ये लॉन्ग है नहीं। क्लियर? आपको टेंशन होती है ना, बार बार आप थ्योरी को देखो, कहते हो सर जी ये तो लॉन्ग बन रहा है। उस वजह से मैं कह देता हूँ कि भाई अगर लॉन्ग बनेगा तो फिर ये इस तरह से करेंगे, अदरवाइज़ हमारी नज़र में ये शॉर्ट और MCQ यहाँ से आ सकता है, लॉन्ग ये नहीं है। ले जी आगे चलते हैं। अब जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया है ना, उसी चीज़ को यूज़ करते हुए सिर्फ एक अगला टॉपिक छोटा सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड अर्थिंग। सिर्फ अर्थ करो बस,
बाकी कुछ भी नहीं करना। तो इसमें पहले ज़रा समझें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद अगली बात करेंगे। देखो जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ली है ना, यहीं से आपको समझाता हूँ। ये सफ़ेयर आ गया, ये सफ़ेयर है, ये डायग्राम ज़्यादा आसान है। यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से, यहाँ से आपको अच्छी समझ आएगी। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज भी हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होंगे, इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ना एक रॉड लेके आएंगे। सपोज़ करें इस रॉड पे ना पॉजिटिव चार्ज है, ये रॉड आ गया इसके करीब। बस एक ही डायग्राम बनाए, दो ना बनाए, एक बना लें। अब जैसे इसको करीब लेके जाओगे तो अगले लम्हे में क्या होगा, यानी कि अगले स्टेप के अंदर वो ये होगा कि भाई ये आ गया रॉड पॉजिटिव, और इधर जो है ना वो पड़ा है स्फेयर। तो जैसे ही इसको करीब लेके जाएंगे तो चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को, यानी कि यहाँ जो नेगेटिव होंगे वो सारे इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सारे नेगेटिव यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव पड़े हैं मिक्स होके वो पॉजिटिव दूर दूर हो जाएंगे, मतलब इस साइड पे इकट्ठा होने लग जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखें ये वाली साइड सारी नेगेटिव की, ये वाली साइड सारी पॉजिटिव की। अभी इस बॉडी को आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बॉडी चार्ज हो चुका है, नहीं, अभी नहीं कहना, अभी प्रोसेस हो रहा है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, पढ़ रहे हो अर्थिंग, पहले तो आपने पीछे हटा लिया था ना रॉड को, अब आप रॉड को बेशक पीछे ना हटाएं, अब आप इसको अर्थ करेंगे। तो अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो आप यहाँ से ना इसको ये अर्थ कर देंगे, यानी कि एक वायर के थ्रू आप इसको ज़मीन में डाल देंगे। तार लें, यहाँ से कनेक्ट करें और इधर से आप इसको ज़मीन के अंदर डाल दें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हम बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हैं, बात को समझें, हम बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये वाले जो एक्स्ट्रा आए पड़े हैं इनको निकाल के ज़मीन में डालें, ठीक है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बेटे, जहन में रखिएगा ये बात। अब देखें, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव लें, आप यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकते हैं बेटे, ये जहन में रखिएगा। अब देखो सपोज़ करें अगर मैं ये नेगेटिव ले लेता हूँ एक लम्हे के लिए, मान लें अगर मैं ये नेगेटिव ले लेता हूँ तो इधर सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, ये देखो इस तरह से, और इस साइड पे सारे नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे। दोनों चीज़ें समझे ना, रट्टे ना लगाएं। अब ये सारे नेगेटिव इकट्ठे हो गए, इधर से सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, ये मैंने लेट कर लिया कि भाई मेरे पास जो रॉड था वो नेगेटिव चार्ज शुदा था। क्लियर है ये बात। इसको भी आप बनाना चाहें तो नेगेटिव बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखें, जैसे ही आपने इसको अर्थ किया, तो अर्थिंग क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास अनवांटेड चार्ज हैं, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा हैं, जिनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, उनको हम ख़त्म करें ताकि पीछे बॉडी पे चार्ज आ जाए, इसीलिए हम अर्थिंग करते हैं। तो फिर इन वायर्स के थ्रू ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से फ़्लो करते हुए सारे ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ से ये सारे नेगेटिव निकल गए तो पीछे ये वाली साइड तो सारी पॉजिटिव की बच गई है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने अर्थ किया तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो अनवांटेड चार्ज थे वो सारे के सारे ज़मीन में चले गए। अब पीछे सिर्फ इस बॉडी के ऊपर कौन से चार्ज बच गए हैं, पॉजिटिव। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये जो अब आपका बॉडी पीछे बच गया है उस पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये बॉडी क्या हो गया, चार्जड हो गया। इस तरह से आप अर्थिंग की वजह से चार्ज करते हैं। क्लियर होगी ये बात। चलें, अब यही चीज़ ना उन्होंने इस तरह से समझाई है कि भाई यहाँ पे एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे पॉजिटिव नेगेटिव या कह लें बस वो चार्ज शुदा है, तो उसको उन्होंने मेंशन किया है कि उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसको भी नेगेटिव बना लो, कहीं आप पॉजिटिव ऐसे कन्फ्यूज़ ना हो जाए ना, ठीक है। अब वो कहता है यहाँ पे एक कंडक्टर है या कह लें सफ़ेयर है, उसके साथ एक कंडक्टर और कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या होगा, जैसे इसको करीब लेके जाएंगे तो यहाँ पे चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। सही है, इसको भी आप नेगेटिव बना लें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, समझ आसानी से आएगी। अब देखें, जब ये अभी इकट्ठे हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आप इसको अर्थ करेंगे तो यहाँ से जो नेगेटिव होंगे वो सारे के सारे ज़मीन में चले जाएंगे। तो पीछे इस सफ़ेयर पे कौन से बचेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बचेंगे। जब सफ़ेयर पे खाली पॉजिटिव बचेंगे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अर्थिंग इसीलिए की थी, ये उसका सिंबल है, ताकि ये जो अनवांटेड या जो हमें नहीं चाहिए ये वाले सारे के सारे ज़मीन में चले जाएं, पीछे बॉडी पे सिर्फ एक चार्ज आ जाए, ठीक है। तो आपने देखा नेगेटिव सारे ज़मीन के अंदर चले गए हैं, पीछे सिर्फ सफ़ेयर पे कौन से बच गए हैं, पॉजिटिव। तो अब ये आपका बेशक अब आप वायर हटा भी दें कोई इशू नहीं है, इसको हटा दें। अब आपके पास सिर्फ जो बॉडी बचेगा वो क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आपने अर्थिंग की वजह से एक बॉडी को चार्ज किया, किस मेथड के थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू। तो जो बात यहाँ पे समझाई है, दोनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम बना लें, ये ज़्यादा आसान है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी बच्चों को टेंशन होती है कि यार ये तो रॉड इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ से यहाँ कैसे गया, यहाँ से यहाँ कैसे आया, फिर वही बात, ठीक है। तो इसीलिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये इसके साथ इसको जोड़ लें ताकि आपको लगे कि हाँ एक एंड पे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरे एंड पे नेगेटिव। वो जो नेगेटिव होंगे वो फिर अर्थिंग की वजह से सारे ज़मीन में चले जाएंगे, तो पीछे जो पॉजिटिव साइड होगी वो सफ़ेयर के ऊपर बच जाएगी। तो अब ये देखें सिर्फ पॉजिटिव बच गए हैं, तो लिहाजा आप तार हटा दो और उसके बाद जो सफ़ेयर बचेगा ये आपके पास अब क्या हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। क्लियर ये बात? तो जितनी बातें समझाई हैं वो सारी यहाँ पे थ्योरी के अंदर लिखी गई है। तो एक एक लाइन को पढ़ लें। अगर लॉन्ग आ गया, वैसे फिर से कह रहा हूँ कभी भी ये लॉन्ग नहीं बनेगा, बस ये है कि जो बातें समझाई हैं वो थ्योरी यहाँ से देख लो, आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है? अब शॉर्ट में ये चीज़ पूछ सकता है वो आपसे कि भाई अर्थिंग है क्या? तो आप कहेंगे अर्थिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ कंडक्टर टू द अर्थ यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर। भाई एक वायर को यूज़ करते हुए, यानी कि जो कंडक्टिंग वायर होती है उसको यूज़ करते हुए हम अपने कंडक्टर को क्या करते हैं बेटे, उसके अंदर जो अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या चार्ज होते हैं उनको हम अर्थ के अंदर दफन करते हैं, ऐसे समझो। ठीक हो गया? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। चलें जी आगे चलते हैं बेटे। इलेक्ट्रोस्कोप। अब जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये लॉन्ग में आ सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस बुक थी ना आपके पास, पुराना सिलेबस था, उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोस्कोप वाला टॉपिक है वो एक दो बार लॉन्ग में आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको लॉन्ग के लिहाज से तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अब इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं? इसमें भी हम बेसिकली चार्ज की प्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि चार्ज किस तरह से एक बॉडी पे प्रोड्यूस होगा या कह लें पैदा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम उसको चार्ज को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो कहते हैं द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये पूरा नाम है, इलेक्ट्रोस्कोप का पूरा नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक सेंसिटिव डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको हम इस्तेमाल करके चार्जेस को या इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करते हैं बेटे? डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं आगे आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। तो ये वाली थ्योरी एक दफ़ा पढ़ते चलते हैं ताकि समझ आ जाए। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रैस पढ़ सकते हो, ब्रास पढ़ सकते हो, दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। कुछ लोग ना ए को ब्रास की आवाज़ निकालते हैं और जो हम इंग्लिश जिनकी ज़्यादा अच्छी होती है वो इसको पढ़ते हैं ब्रैस। ठीक है, तो जो चबा चबा के पढ़ने लेते हैं वो कहते हैं ब्रास। तो दोनों ठीक है, मैं स्टाइल में भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा चबा के इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि भाई ये लफ्ज़ है क्या। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रैस रॉड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड द टू थिन गोल्ड लीव्स सस्पेंडेड एट द बॉटम एज शोन फिगर। कहता है कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, मैं यहाँ से बता दूँ, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। कहता है कि ये हमारे पास ना एक मर्तबान दिखाया गया है, ठीक है, ये वाला, इसको वो कहता है ये हमारे पास ग्लास जार। क्लियर? दूसरे नंबर पे वो कहता है यहाँ पे है ऊपर टॉप पे एक ब्रास डिस्क, यानी कि ब्रास डिस्क का मतलब पीतल की एक डिस्क है, पीतल की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना एक ब्रास रॉड लगाया गया है जिसके थ्रू चार्जेस जो है ना वो ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, मतलब ट्रांसफ़र होंगे आसानी से। फिर इसके साथ यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आपको शेडो और यहाँ पे डॉट नज़र आ रहे हैं, वो कहता है ये क्या है? इंसुलेटर। ठीक है, ताकि आप अगर अचानक से आपका हाथ लग जाए तो आपको थोड़ा सा अर्थ वगैरह फील ना हो या करंट ना लगे, इस तरह से भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया? इंसुलेटर आ गया। उसके बाद इसके अंदर यानी कि जो ब्रास रॉड है इसके साथ उन्होंने दो लीव्स कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसको कहते हैं गोल्ड लीव्स, सोने के दो पत्ते। ठीक है, ये भी आपने इस तरह से इसके अंदर हैंग करने हैं। फिर यहाँ पे इसका एंड वाला जो एंड है इसको आपने क्या करना है? ग्राउंड कर देना है, ताकि जो इसके अराउंड या यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो इसको डिस्टर्ब ना करे हमारे इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या कर देंगे? अर्थ कर देंगे ताकि यहाँ पे कोई बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई और चीज़ इसको डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से आपने ये डायग्राम बना ली। जो कुछ डायग्राम में वो यहाँ पे थ्योरी के अंदर लिखा जा रहा है, तो आपको डायग्राम समझा दिए तो थ्योरी एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब हम असल काम की बात करते हैं कि भाई इसमें हम किस तरह से चार्ज को डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ से बेटे आपकी थ्योरी असल स्टार्ट हो रही है कि किस तरह से आप चार्ज को डिटेक्ट करेंगे। तो कहता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप।
कहता है एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, उसकी डिस्क के करीब, ये जो ब्रास डिस्क है इसके करीब ना एक ऑब्जेक्ट को लेके आए। ठीक है, जैसे आप इसके करीब एक ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे फिर क्या होगा, कहता है जी एज शो इन फिगर, हाउ एवर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ चार्ज्ड, अगर वो वाला ऑब्जेक्ट चार्ज शुदा होगा। अब ज़रा ए डायग्राम में देखें ना, यहाँ से आपको समझ आने लग जाएगी। ये तो पहले उसने बता दी सारी चीज़ें, अब यहाँ से देखो कि एक ऑब्जेक्ट को आप लेके आ रहे हैं इस ब्रास डिस्क के करीब। अब वो कहते हैं इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ चार्ज्ड, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट चार्ज शुदा है, हमें नहीं पता इस पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस ये पता है कि भाई ये वाला चार्ज शुदा है। आइदर दे पॉजिटिवली आर नेगेटिवली द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विल डाइवर्ज। वो कहता है अगर ये पॉजिटिव है या बेशक इस पर नेगेटिव हो, हमने ये देखना है कि इसको करीब लेके आए हैं तो क्या ये वाले जो लीव्स हैं ये डाइवर्ज हुए हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हुए हैं, फैले हैं। इस चीज़ पे गौर करना है। यहाँ नहीं पता लगाना कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, उसको दफ़ा करें। आप सिर्फ एक चार्ज शुदा रॉड को इस ब्रास डिस्क के करीब लेके आएँ और ये देखें कि इसके अंदर जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज हुए हैं कि नहीं हुए, ये देखना है आपने। तो कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नेगेटिवली चार्ज। अब वो कहता है सपोज़ करो ये वाला जो रॉड है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन विल कॉज अ पॉजिटिव चार्ज टू अपेयर ऑन द डिस्क। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना में ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा, तो इस डिस्क के ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ आती है ये बातें बेटे? चलें, अब इस डायग्राम में देख सकते हो ना, ये देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो मैंने इधर शो कर दिया, उसने यहाँ पे शो किया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे क्या कहता है, एंड अ नेगेटिव चार्ज टू एक्यूमुलेट ऑन द लीव्स एज शो इन फिगर। अब यहाँ पे तो दोनों चार्जेस थे, पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, तो जो ये नेगेटिव रॉड है वो इन पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट, तो लिहाजा डिस्क के ऊपर कौन से रह जाएंगे, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होंगे उनको ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर करेगा। जब रिपेल करेगा तो वो नेगेटिव चार्जेस इस रॉड के थ्रू अंदर आएंगे, ये ऐसे लीव्स के ऊपर, तो पत्तों के ऊपर आ जाएंगे ये ऐसे। अब आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव डिस्क के ऊपर रह जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव उनको अट्रैक्ट करेगा, तो लिहाजा पॉजिटिव इधर रह जाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो इस रॉड के थ्रू इन लीव्स पे आ जाएंगे। अब जब इस लीव पे भी नेगेटिव है, इस लीव पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये लीव्स क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये डाइवर्ज हो गए हैं। बात समझ आई बेटे? यही बात आगे लिखी हुई है। कहता है सिंस बोथ लीव्स कैरी द सेम चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज आ चुका है, दे विल रिपेल ईच अदर एंड मूव अपार्ट, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे पत्ते। द एक्सटेंट ऑफ द डाइवर्जेंस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। अब वो कहता है ये जो पत्ते हैं ना ये कितना ज़्यादा दूर जाएंगे, ये चीज़ डिपेंड करती है चार्जेस के ऊपर, कि इनके ऊपर चार्जेस कितने ज़्यादा आए हैं। जितने ज़्यादा चार्जेस पत्तों के ऊपर आएंगे उतनी डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, जितने कम आएंगे उतनी डाइवर्जेंस कम होगी। तो वो यही बात कर रहा है, कहता है कि ये जो आपके पास डाइवर्जेंस है ये बेसिकली डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर चार्जेस कितने ज़्यादा हैं, उसकी की वजह से यहाँ पे भी ज़्यादा कम शो होंगे। बात समझ आ गई? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसको नोट कर लें कि जो डाइवर्जेंस होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा चार्ज का अमाउंट जो है ना वो है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बस इस तरह से आपने चार्ज को क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। तो यही बात यहाँ तक ख़त्म कर दें, आगे उसने बस एंड ही कर दिया, बाकी ये बेशक ना पढ़ें। ठीक है, वो इंसुलेटर के बारे में बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप जो है इससे आप फ़र्क कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान। तो इसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी है इलेक्ट्रोस्कोप का कि इसकी मदद से आप कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान फ़र्क भी बता सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? बस यहाँ तक बेटे बहुत है। लें जी, इस तरह से आपने चार्ज को डिटेक्ट कर लिया। अब इसमें 2 क्वेश्चंस हैं आखिरी, तो उनके आंसर वैसे मैं दे चुका हूँ, जितना आपने टॉपिक समझ लिया है उसके मुताबिक ही यहाँ से वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। कहता है रब अ बैलून ऑन यूर ड्राई हेयर, आप एक गुब्बारा लें, उसको अपने खुश्क बालों, याद रखिएगा बाल खुश्क होने चाहिए, ये ना हो कि आप जो है ना कंघा लें इस तरह से और आपके बाल गीले हैं और आप उसके अंदर ऐसे 2-4 दफ़ा फेर के अब कागज़ के टुकड़ों के करीब करीब ले जाएँ, वो अट्रैक्ट ही ना कर रहे हों। इस तरह नहीं करना, बाल अपने खुश्क करने हैं,
फिर उसके बाद बालों में कंघा करें अच्छी देर, मतलब थोड़ी देर उसको रगड़ें, फिर उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लेके जाएंगे तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी मेथड से वो कहता है एक आप बैलून लें, ठीक है, उसको आप रब करें अपने ड्राई हेयर, जो आपके खुश्क बाल हैं उनके ऊपर, फिर क्या हो, एंड देन होल्ड इट क्लोज टू अ वॉल, फिर उस गुब्बारे को पकड़ के आप एक दीवार के करीब लगाएं तो वो दीवार उस गुब्बारे को पकड़ लेती है। द बैलून स्टिक्स टू द वॉल, यानी कि बैलून जो है वो चिपक जाएगा दीवार के साथ। बट वाई डज दिस हैपन व्हेन द वॉल इज़ नॉट चार्ज, वो कहता है ऐसा क्यों हुआ है जबकि जो दीवार है वो तो आपकी चार्जशुदा नहीं है, तो फिर वो गुब्बारा दीवार के साथ क्यों चिपक गया है। बात समझ आई है, सवाल क्लियर है ना बेटे। ये बात तो मैं पीछे भी करके आया हूँ, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, इसको दीवार ही मानो। ये जो रॉड है ये तो न्यूट्रल है, एल्यूमिनियम का रॉड, तो दीवार भी क्या है, न्यूट्रल। वो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं दीवार तो चार्ज नहीं है, तो उसके साथ आपका गुब्बारा क्यों चिपक गया है। तो यहाँ पे भी तो यही चीज़ शो कर रहे थे, बार बार आपको ये लाइनें मैंने समझाई हैं कि भाई ये तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही इसको करीब लेके जाते हो तो ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है, तो आपको आंसर खुद लिख लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं लिखेंगे, आप कमेंट कर देंगे कि सर जी आप लिखे दें, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है कि भाई आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें, जब भी ये वाला सवाल आए तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। मैं समझा देता हूँ। कहता है रबिंग अ बैलून ऑन ड्राई हेयर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर हेयर टू द बैलून, जब आप बैलून को अपने खुश्क बालों में रब करोगे तो बैलून के ऊपर क्या आ जाएंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज। वैन यू ब्रिंग इट नियर अ न्यूट्रल वॉल, जब आप उस गुब्बारे को दीवार के, यानी कि दीवार क्या है, न्यूट्रल, उसके करीब लेके जाओगे, द नेगेटिव चार्ज पुशेस द वॉल्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली अवे। अब दीवार क्या है, न्यूट्रल, जो चीज़ न्यूट्रल होती है उसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर होती है। ये देखो, पॉजिटिव अगर सपोज करो 3 है तो नेगेटिव भी 3 होंगे। अब इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल। तो दीवार के ऊपर भी इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद क्या होगी, बराबर। लेकिन जैसे आप गुब्बारे को करीब लेके जाओगे, चलो एक और बना लो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, मिक्स कर दो ना। अच्छा, अब आप गुब्बारे को लेके गए करीब, सपोज करो ये आपके पास गुब्बारा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे इसको करीब लेके जाओगे तो नेगेटिव, यहाँ पे जो नेगेटिव होंगे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अगली कहानी क्या बनेगी कि जो नेगेटिव होंगे वो सारे इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ये गुब्बारा है, ठीक है, और जो पॉजिटिव होंगे वो इधर इकट्ठे हो जाएंगे। यही तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा है अभी। तो फिर क्या हुआ बेटे, गुब्बारे की वजह से, मतलब गुब्बारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए रब करने से, उससे क्या हुआ कि जो दीवार के ऊपर इस तरह के चार्जेस थे सारे, उसमें से जो नेगेटिव थे वो इसकी तरफ क्या हुए बेटे, सॉरी यहाँ पॉजिटिव बनाओ, यहाँ नेगेटिव बनाओ, ठीक है। पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट, और जो नेगेटिव होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिपेल, वो दूर दूर हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव को जब अट्रैक्ट करेगा तो गुब्बारा दीवार के साथ चिपक जाएगा, यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो वही बात वो आगे लिख रहे हैं कि वॉल्स ऑन द इलेक्ट्रॉन स्लाइटली अवे, ठीक है, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एरिया ऑन द वॉल सरफेस दैट पुल्स द बैलून टूवर्ड्स इट। जो दीवार का पॉजिटिव एंड होगा ना, वो उस बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो दीवार के ऊपर नेगेटिव होंगे चार्जेस वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे, इसीलिए गुब्बारा जो है दीवार के साथ चिपक जाएगा। तो बहरहाल ये सारा कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक के अंदर भी दे चुके हैं, तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया, और एंड पे फिर एक और क्वेश्चन किया जा रहा है, इसका भी आंसर मैं अभी दे चुका हूँ। कहता है वाई डू द लीव्स ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर इवन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट टच द इलेक्ट्रोस्कोप। वो कहता है जब आप एक रॉड को इस ब्रास डिस्क के करीब लेके आए हैं तो उसके साथ उसको टच तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जो अपना लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर। तो वो क्यों हो रहे हैं, जबकि आपने तो डिस्क के साथ उसको टच ही नहीं किया। तो आपको बेटे अभी मैंने यहाँ पे आंसर दिया है ना, ये वाला, तो यहाँ से ये सारी वर्डिंग लिख दें, ये आपके पास आंसर ही है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो अपना ऑन द लीव्स, यहाँ तक लिखने के बाद आप एंड पे ये बात लिख दें कि बिकॉज इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बस यहाँ तक ये आपका एंड हो जाएगा।